साथियों नमस्कार। फर्स्ट तो मैं चाहूंगा कि आधा मिनट जो शेष है उसमें आप लोग शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। 11:22 पे एग्जैक्टली हम आपके बीच समुपस्थित हैं। आज के सेशन की शुरुआत में जैसा कि पीछे बोर्ड लगा हुआ है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत और किसान कमेरा चार्टर के ऊपर हम क्या बात रखें, और फिर दूसरा सेशन जो होगा वो सामाजिक सहकार का होगा। उस सहकार सामाजिक सहकार वाले मॉडल के बीच में हमारा गैप रहेगा, इसलिए दो हमारे लाइव आएंगे, पहला फेसबुक लाइव और दूसरा फेसबुक लाइव। आप क्योंकि समय के हम बड़े पाबंद हैं और 11:22 हो चुके हैं, तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करूं कि इस धरती पर मनुष्य के लिए क्या सिस्टम है और मनुष्य को कौन सी चीजों के तहत जरूरत पड़ती है और उसको क्या करना चाहिए। मानव प्रजाति, पशु पक्षी पेड़ पौधे दूसरे तो हैं ही, लेकिन मानव के लिए क्या क्या है उसके ऊपर हम पहला अपना चिंतन रखें। मानव के ऊपर रखने के पहले मैं ये रखूंगा कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर के वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे के नाम से नापतोल शुरू किया कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को खाने में आदमी के लिए क्या स्थिति है वो देखने के लिए अर्थ ओवरशूट डे दिया 1970 से शुरू किया। 1970 में पूरे इस पृथ्वी पर जितने मानव थे उनके खाने पीने की चीजें उपलब्ध थी। धीरे धीरे चाहे प्रकृति की खेती का शरण हुआ, चाहे वातावरण की कमी आई और चाहे कुछ भी आई हो, लेकिन पृथ्वी के अंदर चीजें कम पड़ गई आदमी के खाने के लिए। अब आदमी के खाने के लिए कम पड़ते पड़ते स्थिति ये आ गई कि 2023 में 2 अगस्त जो अभी गया है वो पूरी पृथ्वी पर जितना भी बायो लाइफ के अंदर रिसाइकल होने के अंदर खाने पीने की चीजें, जैसे आपकी बोर्डी है बोर लग जाते हैं, सेब है सेब लग जाते हैं, फसल है फसल हो जाती है, ये जो रिसाइकल चलती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर वो खत्म हो गई 2 अगस्त को। अब आप कहेंगे कि 2 अगस्त को खत्म हो गई तो आदमी जिंदा कैसे है। आदमी आपस में WTO बना आपस में चीजें बांटने लगा। कतर एक ऐसा देश है जिसका फरवरी में ही खत्म हो जाता है उसका कोटा, वहां कोई चीज पैदा नहीं होती, तेल ही तेल होता है। भारत एक ऐसा चीज है जहां पे सब तरह के ईश्वर की कृपा मानो, प्रकृति की कृपा मानो, यहाँ हमारे यहाँ खाने पीने के बड़े आनंद है। और इसलिए भारत के अंदर जनसंख्या इतनी होने के बावजूद भी हम टिके हुए हैं। अब मैं चलूं कि अर्थ ओवरशूट डे यानी पृथ्वी के ऊपर जो भार है मानव का वो ज्यादा है, तो उसको क्या कैसे करें और उसमें सरकारें कहां जा रही है, कैसे गवर्नमेंट इसके अंदर सेटअप खड़ा कर रही है, क्या व्यवस्था कायम हो रही है। तो हर व्यक्ति को जो इस पृथ्वी का मानव है, जो 9 अरब के करीब पहुंचने वाली है जनसंख्या, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही है और वो पैदा करने वाला किसान है और किसान के साथ में कमेरा मजदूर है। किसान और मजदूरों को चार्टर को लेकर के हम बाहर निकले, ये हमारी 11वीं मीटिंग है। किसान कमेरा चार्ट के अंदर हमने ये व्यवस्था देखी कि पूरी इस धरती पर मानव यदि जिंदा ही नहीं रहेगा, यदि किसान नहीं होगा तो, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। आप बहुत चीजें बना सकते हो लेकिन रोटी डाउनलोड नहीं होती, चाहे कंप्यूटर बना लो चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन रोटी डाउनलोड नहीं होती। उस स्थिति को लेकर के हमारी ये 11वीं मीटिंग नौका चांदावता के बीच में उपस्थित हैं। साथी कई जुड़े हैं तो आप लोग शेयर कर दें ताकि और लोग जुड़े। एक बहुत ही विशिष्ट सेशन है किसान कमेरा वर्ग की बात को लेते हुए। अब स्थिति हम यहां पहुंचते हैं कि किसान की स्थिति में इस पृथ्वी पर में भारत भी एक देश है, भारत के अंदर व्यवस्था क्या है, दुनिया के लोग किस तरह से जी रहे हैं। यहां पे मैं ये कह दूं कि हम लोग एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती करते हैं, एक इंडस्ट्री का सेक्टर है जिसके अंदर हम मशीनों के दूसरे के हिसाब से कमा के खा रहे हैं, एक बीच में नौकर के ऐसे से सर्विस सेक्टर है जो आपस में खेतों में भी काम करता है, इंडस्ट्री में भी काम करता है। 3 तरह की व्यवस्थाएं है। इन 3 तरीके के 3 सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर,
इंडस्ट्री का सेक्टर और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी जो नापी गई है वो लगभग 18% के आसपास है। सर्विस सेक्टर के अंदर 62-64% के आसपास है और बाकी बचा हुआ इंडस्ट्री के सेक्टर पर है। अब इस देश की व्यवस्था, देश के कानूनों के अंदर जब हम गहराई में गए तो हमें लगा कि जो भी सरकारें हैं वो किसान की तरफ कम ध्यान देती है। एक बाप के 2 बेटा हो तो किसान की तरफ कम ध्यान दे रही है और इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा दे रही है। सर्विस सेक्टर वाले नौकर तो इधर से उधर जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं चले जाते हैं, खेती में मिलते हैं तो खेती की तरफ बढ़ जाते हैं, उधर मिलते हैं तो टेक्नोक्रेट है तो उधर मिल जाते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के जो कानून बने हैं उन कानूनों का मैं संक्षेप में वर्णन कर दूं कि पूरे भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को, खेती की पूरे ढांचे को कॉरपोरेट को देने की व्यवस्था है, यानी ये इंडस्ट्री वाले हैं इनको देने की व्यवस्था है, क्योंकि इनसे ही चीजें बनती है। तो इन्होंने कहा ये पैदा करेंगे, एमएसपी मांगेंगे, हमें देंगे, इससे अच्छा है कि हमें ही दे दो ये। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। इस सरकार ने तो बहुत सारे बना दिए। पहले की सरकारें भी हमारे कोई ज्यादा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान रख रही थी। लेकिन इस सरकार ने पूरा का पूरा ढांचा इंडस्ट्री को देने की अपनी नियति कर ली। अभी 5 सेक्टर क्लस्टर बना करके इन्होंने फ्रूट के दिए हैं। फ्रूट के अंदर केले का क्लस्टर बना दिया, सेब का बना दिया, जम्मू कश्मीर में अंगूर का बना दिया, आम का बना दिया और 5वां क्लस्टर जो है मेघालय में हल्दी का बना दिया। 5 क्लस्टर के अंदर 50,000 हेक्टर यानी करीब 3 लाख बीघा जमीन तो इनको दे दी सेठ साहूकारों को, आप करो खेती। इन किसानों से होती नहीं, ये थोड़ा थोड़ा लिए बैठे, इनके पास कोई साधन नहीं है और इनसे आप खेती करो। किसान को मजदूर बना दिया और वो लोग खेती कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यार हर जगह आम ही आम करोगे तो ये तो कोई खेती नहीं हुई, हर जगह केला ही केला करोगे तो यही खेती नहीं। तो एक तो क्लस्टर की बात आम किसान के बारे में ध्यान होनी चाहिए कि भाई इन्होंने क्या ढांचा खड़ा किया। इस सरकार के ढांचे का किसान के प्रति कह रहा हूं मैं, फिर आपको मैं इंडस्ट्री के प्रति आऊंगा और फिर मैं सर्विस सेक्टर में जो बच्चों की रोजगार के प्रति आऊंगा। किसान के मामले में दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा काम किया जिसको मैं गपलाई कहूंगा। जैसे अमूल डेयरी ने आपसे दूध लिया और 80 तरह की चीजें बना के मार्केट में बेच के नफा कमाया। 50,000 करोड़ का टर्नओवर अमूल का है, 19 इनकी सोसाइटीज है, लेकिन दूध बेचने वाले को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से इन्होंने 3 सोसाइटी बनाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, और वो सोसाइटी के नाम एक तो इन्होंने कहा कि बीज हम बनाएंगे सारे पूरे देश के अंदर बीज, भारत नाम से आपको बीज मिलने जाएगा, तुरंत होने जा रहा है। हम जो ये बातें कह रहे हैं ये पूरी की पूरी डेटाबेस और संसद की एक लाइन की डेटा के अंदर कह रहे हैं, कोई इस प्रकार की हमारी मन की उपज नहीं है। बीज आपका मिलेगा, भारत नाम से मिलेगा, बीज के ऊपर पूरा कब्जा इनका इंडस्ट्री का या कंपनियों का कह दो या कॉरपोरेट का कह दो। अब दूसरा इन्होंने ऑर्गेनिक के नाम से ये कहा कि क्योंकि ऑर्गेनिक चीज के सिवाय दुनिया के देश खाते नहीं है ये कचरा, ये आपके जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं खाते या कचरे की खेती नहीं खाते ये लोग, खाद वाद डाले हुए, बिना खाद वगैरह डाले हुए जो खेती की हुई होगी उस खेती को ये लोग जो है बाहर भेजने के अंदर कोशिश करेंगे। उस स्थिति, नारायण जी आप ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन सेशन में मैं कर नहीं पाता हूं और एक्सपर्टी भी नहीं, आप प्लीज सुनिए, शेयर कर दीजिए। अब इस स्थिति में यह है कि यदि ऑर्गेनिक की खेती गंगा के तट पर 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर गंगा के अंदर पूरी की पूरी गंगा की बेल्ट को इन्होंने ले लिया है, फिलहाल उसको अपने कब्जे में ले लिया है, और इसके सिवाय ये आपको कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप ऑर्गेनिक खेती करो, इसमें खाद और पेस्टिसाइड और यूरिया ये मत डालो, वो आपकी खेती जो होगी हम ले लेंगे। और लेने के लिए इन्होंने पूरे गांवों के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको पैक्स का है, नारा दिया है, पैक्स टू अपेक्स का, समृद्धि से खुशहाली का। और ये पूरा का पूरा एक सोसाइटी जो आपकी ये सोसाइटी है कोऑपरेटिव, ये खत्म हो जाएगी और भारत सरकार की अमित शाह की कोऑपरेटिव जो डेयरी की कोऑपरेटिव चलती है उसी तरह से आपके ऑर्गेनिक के बीज को और ऑर्गेनिक की पैदा की हुई फसल को लेने के लिए ये आपके खेत में पहुंच जाएंगे, आपसे ले लेंगे और अपनी थैली में पैक करके वैल्यू एड करके और मार्केट में बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। भारत का आदमी कचरा खाए इनको टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर के लोग
अच्छा माल खाए वो इसलिए है कि इनको पैसे मिलते हैं, इनको एक्सपोर्ट करने के अंदर इंडस्ट्री वालों को पैसे मिलते हैं। इंडस्ट्री की एक खाके को मैं बता रहा हूं कि इंडस्ट्री को किस तरह से सरकार बूस्ट कर रही है। इन्होंने पैक्स के नाम से सुविधा करके, आप कोशिश करो कि गांव के अंदर ऑर्गेनिक खेती वाले जितने भी लोग हैं उनको बढ़ावा दो, उनको ही आप चीजें दो और उनके ही केसीसी दो और उनको ही लोन दो, बाकी को लोन बंद कर दो। इस तरह की व्यवस्था भी ये करने जा रहे हैं। अब रहा सवाल, बीज आ गया, ऑर्गेनिक आ गया, एक एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट का मामला तो वैसे ही किसान के बस का नहीं है, वो किसान के खाते में जबरदस्ती, जैसे किसान बिल चढ़ा रखे थे 3, उसी तरह से इन्होंने चढ़ा रखे। यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत उस अनाज को कब्जे करना, दूध को कब्जे करना और एक्सपोर्ट करना, इन सब बातों के अंदर यदि किसान की जागृति नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप मजदूर बनके, मजदूरी नहीं, यदि आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए खेतों के बीच में यदि आपके बच्चे ने मूंगफली भी खा ली तो हो सकता है कि आपकी पेलेंटी कटे और आपकी शाम को मजदूरी में 60 रुपए की एक मूंगफली आपकी कट जाए। उन परिस्थितियों को देखते हुए आपके नाम से खेत है, लेकिन कब्जा इनडायरेक्टली इस तरीके से है कि इनको आप देखते रह जाओगे। ये देखते देखते आपकी जो पीढ़ियां हैं ये खप जाएगी। ड्रोन आपके ऊपर जो है छिड़कने के, अभी अभी आपने नमो ड्रोन के नाम से महिलाओं को 15,000 महिलाओं को ये लखपति दीदी के नाम से योजना ला रहे हैं। कभी आपके ये जितने भी मकान हैं इनके ऊपर ड्रोन घुमा करके आपके पट्टों को ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आदमी को बांधने की जो कवायद सरकारों की है और इंडस्ट्री को पनपाने की है, उस बात को आम लोगों को समझना पड़ेगा। पूरे टैक्स के अंदर 3% टैक्स ये सेठ देते हैं, जो भी आपको वीजीएफ सब्सिडी इनके नाम से वापस ले देते हैं, अपने को सब्सिडी देते हैं लेकिन उनको वो इंसेंटिव नाम देते हैं। इन सारी परिस्थितियों को आम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा दिया हुआ बैंक में धन किस तरह से इनको लुटाया जा रहा है और किस तरह से किसान जो है एक तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। बाकी चीजें सब गवर्नमेंट के पास है खेतों के सिवाय, बाकी सब इन्होंने कब्जा कर रखा है। खेत एक ऐसी चीज है जो पट्टे में चढ़ी हुई, हम लट लिए खेत के पास खड़े हैं। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि इनको किस तरीके से बहकाया जाए, भरमाया जाए, या किस तरह से इनको लालच दिया जाए, या इनको लोन देकर के कब्जे किया जाए, इनके खेतों के ऊपर किस तरह से किया जाए। तो इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके खेत खेत में पहुंचने वाली है और चंद दिनों में पहुंचने वाली है। कानून बन चुका है और उन्हीं कानून की मैं बात कर रहा हूं। जितने भी आपके बायोडाइवर्सिटी हैं, जितने भी आपके ये जो दूसरी चीजें हैं खाने पीने की, उनके ऊपर भी है। दूसरी ये दालों के ऊपर और इनके ऊपर भी ये क्लस्टर बना रहे हैं। 55 क्लस्टर बन रहे हैं कुल, जैसे 5 बने अभी 55 बन रहे हैं। 12 कुल हैं जिसमें से 7 पाइपलाइन में है, सैंक्शन होने वाले हैं। बड़े बड़े सेठों ने 10-10 गांवों की जमीन उनको दे दी और गांव वाले भी खुश हैं, अंगूठा लगा लगा के। उनको किसी को लोन, किसी को कुछ करके ठीक ही है क्या है। जैसे डेयरी का दूध गया, आपने कभी नहीं सोचा कि मैंने उसमें श्रीखंड के इनके कितने पैसे, इनकी आइसक्रीम के कितने पैसे, जो मेरी आइसक्रीम से दूध बना है। अब मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बागपत में अपना भाषण दे रहा था, इस दुनिया के अंदर जो खाने की चीज है उसके अंदर किसान प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पहला पैदा करने वाला किसान है। और उसके अंदर किसी प्रकार की चीज मिला करके, थैली में पैक करके, या उसमें फ्लेवर डाल करके, या कचरा डाल करके, या मिल आउट करके करने वाला इंडस्ट्री वाला है। अब आपका गन्ना है, शक्कर बनाने वाले दूर से, आपका आलू है, चिप्स बनाने वाले दूर से। इन सारी परिस्थितियों में हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने जैसे कोई आदमी को ये कह दे कि ये बच्चा जो है, प्रोडक्ट तो पैदा हुआ, किसान ने पैदा किया, ये जो आदमी ये पैदा हुआ है ये किसी माँ और बाप के संयम से पैदा हुआ है। तो बाप कह दे मैं मालिक हूं, इंडस्ट्री वाला बाप बना है। माँ कह दे, जो धरती माँ को संभालने वाला किसान कह दे हम हैं। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक ऐसा सेटअप खड़ा हो, हमारी चीज के ऊपर हमने ऑटोमेटिक परसेंटेज मिल जाए। तू चाहे इसकी चिप्स बना, तू चाहे इसका गन्ना बना, तू चाहे इसका एथोलिन बना, तू चाहे कुछ भी बना, लेकिन मैं यदि चीज नहीं पैदा करता, मां यदि नहीं होती तो बेटा नहीं होता, बाप नहीं होता तो भी बेटा नहीं होता। तो हम कोई इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करिए जिस व्यवस्था के अंदर बाप को भी हक मिले और मां को भी हक मिले, इंडस्ट्री को भी जो उसका हक मिले। इंडस्ट्री की तो होती है एमआरपी और किसान की होती है एमएसपी। हम कह रहे हैं कि एमएसपी के अंदर
एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा सकती है जो एमआरपी में से ऑटोमेटिकली उस परसेंटेज में आ जाए और उसके ऊपर लिखा हुआ हो पैकेट के ऊपर कि इतने का माल था, इसमें मैंने ये पैकिंग का मेरा चार्ज ये है, इसमें मेरे ये चीज हुई, अब इसकी एमआरपी बनी। तो एमएसपी कहीं तो टिकती होगी, कहीं तो एमएसपी है जिसने पैदा किया, खेत में खड़े किसान ने धूप में तपते हुए किस तरीके से किया। तो हमारी जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो मिशन ये है कि हम प्राइमरी प्रोड्यूसर को, किसान को वो हक ऑटोमेटिकली मिल जाए, या किसान के पास में छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए जाए। पहले बनती थी हमारे पूर्वजों के टाइम में, हम गुड़ यहीं बनाते थे, कई चीजें यहां बन रही थी, शक्कर का नाम ही नहीं था, हमने पंगे पाड़े ही नहीं थे, हमारी सारी व्यवस्थाएं यही थी, राबोड़ी बड़ी दूर से तीसरे सारा कुछ था। या तो हम इधर डाइवर्ट हों या इंडस्ट्री की जोड़ी में जाके बैठे, तो सरकार इसमें व्यवस्था करे, नहीं करे तो हम इन बात को लेकर के गांव गांव जा रहे हैं और इन बातों को उठा रहे हैं कि आप एमएसपी के एमआरपी के साथ में लिंक करिए। जिस एमआरपी को तो आपने ढांचा खड़ा कर दिया, एमएसपी की इतनी बड़ी लड़ाई है तो क्यों नहीं लिंक कर सकते? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने बड़े फोन हैं, इससे आप ऑटोमेटिकली, इतने बैंक के खाते हैं, आप कैसे पैसों का हिसाब रखते हो, वैसे मेरे पैदा किए हुए अनाज का हिसाब रख दो। आपने गेहूं से कोई ब्रेड बनाई या बिस्कुट बनाया, उसके ऊपर आपने लिखा, तो गेहूं किसने दिया? गेहूं किसान का था। तो इन बातों को लेकर के अब आप किसानों से उल्टा ये कर रहे हैं कि एमएसपी देने के बजाय किसानों की जमीन का कब्जा कर रहे हैं। 5 क्लस्टर बना दिए, 7 क्लस्टर लग रहे हैं, 55 क्लस्टर आ रहे हैं, और पूरा का पूरा ढांचा इन खेतों का जो है वो कह रहे हैं कि आप हमें दे दो, हम इनसे कर लेंगे, आपसे होता नहीं, आप छोटे किसान हो इसलिए आपसे ये बस का सौदा नहीं है, हमारे बस का सौदा नहीं है तो हम क्या करें? तब कहा जी आप ऐसा करो कि नौकरी करो। अब नौकरी के ढांचे पे मैं आ जाता हूं, किसान की कथा और व्यथा को गाने के बाद में। नौकरी के मामले में इन्होंने एक बैंक बनाई जो अभी अभी बनी है। मैं लेटेस्ट खबर रखता हूं, लेटेस्ट टीवी संसद से जुड़ा हुआ रहता हूं, एक एक बात को आपको लेटेस्ट ही कह रहा हूं। एक बैंक बनाई जिसका नाम रखा एबीसी, एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट, यानी जो कोई भी आदमी पढ़ रहा है, जिस किसी के पास भी ज्ञान है, वो एबीसी में जाके अपने क्रेडिट जोड़ा दे। जैसे रुपये जमा कराते हैं ना, वैसे सारे सर्टिफिकेट जमा करा दो कि भाई मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री की, इंजीनियरिंग की, आईटीआई की, ये की, तो उसके नंबर हैं अलग अलग, वो आपके उस बैंक के खाते में जुड़ जाएंगे। आपका नाम वहां लिख दिया, बैंक में आपका हो गया। अब इस बात के अंदर ये हुआ कि भाई जो यूथ है वो सर्विस सेक्टर में जो नौकरी करने वाला या तो खेत में जाए, तो खेत के जाने वाले आदमी को तो इन्होंने आवारा छोड़ दिया कि तू तो खेत में चाहे जैसे कर, तू जाने और वो तेरा किसान जाने, या शेठ जी जमीन ले लेंगे तो वो जाने, हमें मतलब नहीं है। आप यदि इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो इंडस्ट्री वालों को ये कह दिया कि भाई आप इनमें से छांट लो। तो इंडस्ट्री वालों ने ये कहा, सेठ साहूकारों ने ये कहा, साहब ये तो टिंगर जानते ही नहीं कुछ, हम क्या करें इनसे, तो क्या करो भाई? तो बात आई कि साहब इनको आप जो है स्किल करो। तो स्किल इंडिया का डिपार्टमेंट का 2 डिपार्टमेंट खोले मोदी सरकार ने, एक सहकारी का खोला जो आपको गला गोंटने के लिए भाई महीने भर में आ जाएगा, एक स्किल का खोला, 2 नए डिपार्टमेंट खोले। इन दोनों नए डिपार्टमेंटों की स्थिति यह है कि स्किल के अंदर इन्होंने स्किल फर्स्ट के नाम से RSCIT के सेंटर खोले और लिख दिया कि जो कोई नौकरी करेगा RSCIT का सर्टिफिकेट लाएगा, उसको जोड़ना होगा। तो लगे साहब सारे के सारे बेचारे छोरे RSCIT के फीसें भरा के वो सर्टिफिकेट लिया जैसे तैसे भी। वो लेने के बाद में सेठ जी के पास में गए कि सेठ जी हमें नौकरी दो, कि ये तेरे को कुछ आता जाता ही नहीं है, तो छोटा मोटा कंप्यूटर जानना। तो स्किल 2 जोड़ा, दूसरा चरण किया अब इनको और ट्रेनिंग करो। तो सरकार ने 2 तक तो माताफोड़ी की, इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेशन, इस तरह की छोटी मोटी ट्रेनिंग है की। इसके बाद में इन्होंने कहा नहीं है, ये मामला बैठेगा नहीं। इंडस्ट्री वालों ने कहा कि इन छोरों को मुझे दो। कुछ छोरे पढ़ने वाले नहीं थे, उनको तो कहा इनको तो ऐसा करोगा आप अग्निवीर बना के भेज दो उधर, तो ये रोड़ा मिट जाए। अग्निवीर बन के यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करेंगे, पटकते हैं, 4 साल बाद में निकाल देंगे, सरकार जैसे करेगी, लेकिन इनको तो वहां एक बार ठिकाना लगाओ। पढ़ने वाले ITI ये जो हैं, ये इन लोगों का क्या करें? तो नौकरी दो, हड़तालें करें। तो इंडस्ट्री वालों को कहा भाई आप इनको करोगे, हम आपको
50,000 करोड़ का इन्होंने सेटअप खड़ा कर दिया। 36,000 करोड़ ये इंडस्ट्री वाले पैसे देंगे। 14,000 करोड़ ये मैं सरकार के डेटा दे रहा हूं, घर के नहीं है, तो ये बाकी के पैसे सरकार करेगी। और उसके बाद में स्किल करने के लिए 47 लाख बच्चों की एक वो बना दी कि आप 47 लाख बच्चों को आप ट्रेंड करो। आपको 3-4 तरह की एक दे दी कि आप पहले स्किल करो, स्किल के बाद में री स्किल करो, जो इंडस्ट्री वाले करेंगे, यानी वापस करो। री स्किल का मतलब वापस करो। री स्किल में ताबे नहीं बैठी, उनमें से छांटा और देखा तो उनको आप स्किल करो, या इनमें से कोई ढंग के हैं उनको आप और सिखाओ। वो कौन सिखा रहा है? इंडस्ट्री वाला। इंडस्ट्री वाले को फोकट की नौकर दे दिए। अब आपको सर्टिफिकेट चाहिए अप स्किल का, और इंडस्ट्री वाले को नौकर चाहिए फ्री का। इन सारी परिस्थितियों में अप स्किल पे पहुंच गए। स्किल, री स्किल और अप स्किल, 3 ढांचे आपके खड़े कर दिए। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और बीच में कोई छुट्टी हो गई, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप कॉलेज वालों के दिया कि इनको इंटर्नशिप करवाइए। 15 दिन की छुट्टी है तो सेठ जी के पास भेज दो 15 दिन, सेठ जी एक सर्टिफिकेट दे देंगे। तो वो इंटर्नशिप कर दी। नौकरी के बाद डिग्री पूरी हो गई तो 6 महीने की, किसी में 12 महीने की अप्रेंटिसशिप है। यानी 5 तरह की व्यवस्था है: इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, स्किल, री स्किल और अप स्किल। इन जंजालों से गुजर करके आप बैंक में क्रेडिट ले लो। क्रेडिट लेने के बाद में मोदी जी बाहर गए और करीब 16 देशों के अंदर इन्होंने 40 लाख युवाओं को रोजगार के लिए आइडेंटिटी किया कि भाई इनमें से छांट ले, ये बैंक में पड़े इनमें से। यहां वाले जो सेठ साहूकार थे, इन्होंने कहा कि साहब अभी हम इसको देखेंगे। इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि रोबोट बना लिया। भाई आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े। रोबोट बनाने के बाद में ऑटोमेशन आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यह है कि आप इस ढांचे को, पूरे फैक्ट्री को जोड़ लो। सेठ जी का प्रतिनिधि या सेठ जी आके अंगूठा लगाए या उनकी फोटो देके तो वो फैक्ट्री खुल जाए, ऑटोमेटिकली पंखे चालू हो जाए, ऑटोमेटिकली लाइटें चालू हो जाए, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, जो जिस जगह। अब ये जेके फैक्ट्री यहाँ है अपने पास में, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक कौन सा प्लांट कब होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाना शुरू हो गया। जब ऑटोमेटिक हो गया तो आदमी क्या करे, वो तो सेठ जी की चेहरा देख करके सारी ऑटोमेटिक हो गए, तो ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक हो गया। ये जब सारी बातें आ रही है एक तरफ, तो एक तरफ आप बैंक में इनको कह रहे हो, दक्षिणी अफ्रीका वाले लोगों को कह रहे हो मेरे यहां से ले जाओ। अब यहां गांव का आदमी कब तो उसका वीजा बने, कब पासपोर्ट बने, सरकार उसको कोई दे नहीं, कहीं भेजे नहीं। इतनी बड़ी यूथ की टीम और 65% इस पूरी जनसंख्या के युवा, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अब इन व्यवस्थाओं के बारे में आम बच्चे को पता ही नहीं। आम बच्चा बस किताबें लिए, कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी में पढ़ रहा है, कोई टाई लगा के जा रहा है। तो पहले ये बताइए आप कि आपने एक बैंक खोल दी है, जिस बैंक के अंदर आपके क्रेडिट जुड़ेंगे। 10वीं के नंबर है तो वो 10वीं का नंबर 1, 2, 3 जो भी बनाएंगे, 12वीं का होगा तो 12वीं का, ऐसे करके नंबर बैंक में आपका 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, इस तरह से आप जोड़ दो। ये सारी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो युवाओं को इंडस्ट्री वालों के हवाले करके, कुछ को फौज के हवाले करके, और बाकी बचे जो खेत में डोलते फिरो, जो भी जिससे हो जितना काम हो, उसके घर के खेत है तो जैसे भी करे। ये व्यवस्था कही इन्होंने सर्विस सेक्टर की। पूरे देश की 65% जनसंख्या इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है। अब इनको जब इंडस्ट्री की बात आई, इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कहा कि ऐसा करो, उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि आप लोग हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो। एक नारा दिया, ईज ऑफ डूइंग। तो सारे कानून बदले। कानून में मोटा मोटा क्या बदला कि जिस कानून में इनको सजा थी, हथकड़ी लगती थी, उसको काट दिया कि हथकड़ी नहीं लगेगा। सेठ जी आएंगे, आप कोई पेनल्टी लगा देना, उन पेनल्टी लगा के इनको छोड़ देना। तो सेठ जी के पास तो बैंक के पैसे पेनल्टी लगा देते हैं, हथकड़ी के डर से कोई गांव गवाड़ में भी कोई रोड़ा होता, वो मामला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से खत्म कर दिया। जो इनके टैक्स थे, कॉर्पोरेट का टैक्स था, उसको इन्होंने करीब 15% टैक्स कम कर दिया। हमारे नहीं किया कुछ भी। एग्रीकल्चर सेक्टर इधर खड़ा, इधर इंडस्ट्री खड़ा। इंडस्ट्री को मैं बैंक से कंपेयर कर रहा हूं कि बैंक के अंदर किस तरीके से इनकी पहुंच है, और किसान की। ये किसान का मेरा जो चार्टर है, इस चार्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में हमारी मोदी सरकार 190 देश के अंदर साइन करके आई कि मैं किसान और कमाने के लिए ये बातें करूंगा, जिसमें 27 धाराएं हैं,
जिन धाराओं का डॉक्यूमेंट हम लाते हैं, लोगों को देते हैं, जहां समझदार लोग उनको देते हैं, इनकी कॉपी कराना देना, उनके अंदर हमें जो व्यवस्था दी गई है उसका 1% भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, यहाँ कानून उस तरह का बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए कानून बन रहा है। बैंक के अंदर आपने कुछ किया तो उसके बाद में इनका एक सिस्टम बना दिया वन टाइम सेटलमेंट का, जो OTS के नाम से, कि एक बार आओ, बैंक मैनेजर के पास बैठो, चाय कॉफी पियो, उनको कुछ लेन देन की बात करो, और आप कह दो साहब 50 लाख तो मैं नहीं दे सकता, 15 लाख दूंगा और आप मेरा ये खाता सल्टा दो, तो वो सल्टा देंगे वन टाइम सेटलमेंट में। उसके ऊपर उन्होंने और किया एक कलाकारी, वो कलाकारी वो की कि NCTL के नाम से, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल के नाम से, LT के नाम से, NCLT के नाम से, NCLT एक ऐसा बना है कि ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि 2 पंच 3 पंच बैठो और भाई इसका फैसला कर दो, ये पैसे डूब गए इसके, तो इसका क्या करें। तो ट्रिब्यूनल वाले उनके चेले चांटे या रिश्वत दे के तैयार, इधर एक सरकार का आदमी बैठा है, वो चुपचाप बैठा है, सेठ जी बैठे हैं, इधर एक ट्रिब्यूनल वाला बैठा है। आप ऐसा करो, 100 करोड़ की चीज है, इसकी 3 करोड़ रुपए दे दो। 3-3 करोड़ रुपए में वो फैक्ट्रियां नीलाम करके 97 लाख करोड़ रुपए, 97 लाख माफ कर दिए, और 3 लाख या जो भी 3%, मतलब 100 रुपए की जगह 3 रुपए दे करके भी माफ, किसी के 60 है, किसी जो जिसने ज्यादा पैसा किया, हाथाजोड़ी की, तो ये स्थिति करके इन्होंने क्या है कि उनको सबको स्वीकार कर दिया कि आप ऐसा करो, ये उसको हेयर कट का, बाल काटने वाला हेयर कट नहीं, आप कभी जाओ पढ़ो इनको, तो हेयर कट के नाम से इन लोगों ने जो गदर मचाया इस देश में, ट्रिब्यूनल बना बना करके जो बैंकों को लूटा जिस तरीके से, तो भाई हेयर कट किसान के ही बना देते, किसान के ही बाल काट दो, हेयर कट तुमने उनके किया तो हम ही ट्रिब्यूनल बना देते हैं। हमारा भी एक आदमी आ जाए, साहब इसकी तो फसल खत्म ही होगी। बीमा की एक कलाकारी करके दे रहे हो, तो उसके कभी आंकड़े, कभी मौका होगा, बीमा के ऊपर पूरा एक वीडियो भी है मेरे, उनको आप सुनना कि बीमा में क्या गोरख धंधा है। अब आप इस इंडस्ट्री के मामले में वन टाइम सेटलमेंट दे दिया, इनको हेयर कट दे दिया। हेयर कट के बाद में एक VGF की बीमारी अलग है जो किसानों के लिए नहीं है, वाइबिलिटी गैप फंड। वाइबिलिटी गैप फंड के मामले में ये कहते हैं कि जैसे ये टोल बनते हैं आपके, तो टोल के अंदर सेठ जी कहते हैं साहब इस टोल के अंदर पहले तो ये ट्रैफिक में हेराफेरी कर देते हैं कि साहब 30 साल लूटना मुझे, 21 साल लूटना। उसके बाद में लूटने के बाद में भी कहते साहब ट्रैफिक आता ही नहीं, कौन गिनता ट्रैफिक, अपने तो निकल गए, ट्रैफिक का कोई डेटा ही नहीं, डेटा करने वाला इंजीनियर, और ये सब मिली भक्ति का गेम है। अब ट्रैफिक के डेटा के ऊपर वो जाके फाइल लगाता है, साहब इस रोड पे मेरे 21 साल में भी पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, तो क्या करें कि मुझे कुछ VGF दो, वाइबिलिटी गैप फंड दो। वाइबिलिटी गैप फंड की कैप लगा दी कि 20% तक दे दो, यानी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 20 लाख रुपए उसको दान में ही दे दो कि यार अब क्या करें, इस बेचारे का तो घाटा हो गया। तो बेचारा, तो इसको भी कह दो भाई क्या करो, इसमें 10 मन होना चाहिए था, 5 मन ही हुआ है, तो इस बेचारे को भी दे दो, लेकिन बेचारे की कोई सुनवाई नहीं है। उनके अंदर VGF का फंडा है, वाइबिलिटी गैप फंड का है। ये PLI के नाम से प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव बना दिया, 15 तरह की ऐसी PLI बना दी इंडस्ट्रीज, उनको PLI के नाम से 2 लाख करोड़ रुपए इनको बांट दिए। अब डेटा ज्यादा होंगे, मेरे पास पुराने डेटा हैं। इतने डेटा बांटने के बाद यदि हम ये बात सोचें कि किस तरीके से एक देश के 2 नागरिक एक इंडस्ट्री चला रहा है और एक खेती कर रहा है, और तीसरा नागरिक बीच बीच में वो बेचारा यूं ही धक्के खा रहा है, जिसमें ज्यादातर युवा है, न तो उसकी नौकरी का पक्का अता पता, न कुछ करना। ये पूरा सिस्टम जो है ये 3 लोग चलाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और GDP के नाम से नाप तोल होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनका फॉर्मूले बना रखे हैं, ये दुनिया के अंदर कहते रहते हैं। अब रहा सवाल कि विकास के नाम पे ये बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, पता नहीं कहां से ला करके IMF से पैसे ले आएंगे। कहीं ये मेड़ता रोड का रेलवे स्टेशन बन रहा है, ऐसे ऐसे करीब बहुत सारे 8-9 हजार रेलवे स्टेशन को उधेड़ के नए बन रहे हैं। ये पैसे आए कहां से, कैसे पैसे आए? पैसे आए लोन से। जो पिछली सरकारों ने पैसे 50 लाख करोड़ की लोनिंग की थी, इन्होंने 9 साल में 58 लाख करोड़ ले लिए। अब हम विकास के नाम पे नाच रहे हैं सब, तो कितने दिन तक नाचेंगे? ये पैसे तो हमारे बच्चों को चुकाना पड़ेगा। आप लोग चुकाओगे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे बच्चे चुकाएंगे, मेरे पोते चुकाएंगे।
पैसे कोई छोड़ता नहीं है ये बैंक वगैरह। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम एक ऐसे मकड़ जाल में फंसा हुआ है ये मानव, और इधर मैंने आपको बनाया कि अर्थ ओवरशूट डे, यानी इस पृथ्वी पर उपज कम होती जा रही है, और 2 अगस्त को इस पृथ्वी पर, पिछले साल 2 अगस्त को माल खत्म हो चुका है पूरे पृथ्वी पे जो आदमी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे तरीके से हम कभी तो ग्रेनाइट निकाल के बेच रहे हैं, कभी हम लिथियम है जो जम्मू कश्मीर में मिला उसको लेकर के बेच कर उसकी जगह कोई चीज ला रहे हैं, इस तरीके से करके यानी जमीन को खोद के भी कर रहे हैं। और ये जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको तो हमने कबाड़ा कर ही दिया। हमारे पास जो उपज हुई उसका 2 अगस्त को खत्म हो गई पूरे। ये वैज्ञानिकों के डेटा है, मेरे नहीं। अब 24 में क्या आएगा डेटा, 2 अगस्त के पीछे हो जाएगा। 70 से लेकर के आज तक डेटा पीछे आ रहे हैं, यानी कोई न कोई कमी हो रही है। तो हम क्या करें, कैसे जिएं, कैसे रहें, किस तरीके से हमारा जीवन हो, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय। सरकारें सिर्फ वोट लेना जानती है, सरकारें सिर्फ चंदा उगाना जानती है, कॉरपोरेट के लोग और इंडस्ट्री के लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करना जाने। इस मानव सभ्यता को या तो सर्विस सेक्टर के लोग या एग्रीकल्चर के लोग, या तो नौकरी कमेरा लोग और या खेती करने वाले, 2 ऐसी हैं जो इस धरती को लिए बैठे हैं। इनकी दुर्गति और हालत जो हो रखी है वो हमारे सामने खड़ी है, और हमें यदि टाइमली जागेगा नहीं। मैं हर संडे को हम लोग ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के चैनल पर इकट्ठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं, और शेडो कैबिनेट के रूप में रहते हैं। सरकार की एक एक कदम के ऊपर नजर रखते हैं। जैसे संसद चली तो एक एक बात के ऊपर हमने विश्लेषण किया, सरकार की एक एक बिल के ऊपर हम ध्यान रखते हैं कि इस बिल में किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा। जितने भी सरकार ने बिल बनाए हैं उसके सारे के सारे बिल इंडस्ट्री के लिए बनाए हैं या एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं। तो एक्सपोर्ट करके तुम हमें खिला दो, हमारे बच्चों को खिला दो। ऑर्गेनिक माल को तुम जेनेटिक मॉडिफाइड वहां से ला रहे हो, पाम ऑयल वहां से ला रहे हो, और यहां मिल आउट करके इस तेल में लोगों को बेच रहे हो। इन सारी परिस्थितियों को यदि आप देखोगे तो हमें जागना पड़ेगा।